यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी इको की क्लासेस कर रहे हैं। आज से आपकी हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो भी आपको कंटिन्यू मिल रही है। हिस्ट्री की जो क्लासेस है आपकी वो भी कंटिन्यू है और आपको साथ साथ जो आपकी इको, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो पार्ट है उनके भी आपको क्लासेस मिल रही है। अब आपको डेली 2 दिन के, आपको 2 दिन इको की, 2 दिन पॉलिटी और 2 दिन ज्योग्राफी की आपको क्लासेस मिलेगी। और हिस्ट्री की जो क्लासेस होगी वो कंटिन्यू रहेगी, डेली आपको क्लासेस मिलेगी। हिस्ट्री की क्लासेस आपको डेली मिलेगी। चलिए, ये हमारी इको की क्लासेस है। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 3rd। हमारी क्लास 3rd है। ये तीसरी क्लास है आज की जो इको की हमारी क्लास तीसरी है। 2 क्लास आपने पहले वीक में की थी। आज जो आपको जो पहले वीक में जो क्लास हो चुकी है आपकी, दोनों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अपनी तीसरी क्लास पे चलते हैं अब हम। आपको साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ साथ साथ मिलती रहे। जो जो आपको क्लासेस कर रहे हो उनके साथ साथ आपको क्या पीडीएफ भी मिल रही है। और अगर आपने जो संडे वाली क्लासेस नहीं की हो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संडे में आपकी जीके, जीएस की, करंट अफेयर्स की जो क्लास चली थी वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। महामैराथन क्लास थी आपकी, 3 घंटे समथिंग टाइम की वो क्लास है। उस क्लास को भी आप ज़रूर लीजिए। और कंप्यूटर साइंस की आपकी जो क्लास हुई थी, जो संडे में दोनों क्लास आपकी हुई थी, वो इम्पोर्टेंट है। दोनों क्लास आपको करनी है। तो और जो आपके पीछे जो क्लास हो चुकी है, जितने भी आपको कराया जा चुका है, हिस्ट्री की जितने भी आपकी क्लास हो चुके हैं, सभी क्लास आप अच्छे से कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो राज्य की कौन से, वो राज्य आपसे पूछा गया है, वो राज्य कौन सा है जिसकी प्रति व्यक्ति जो आय है, जो व्यक्ति की यानी कि पर्सन, यानी कि पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति की, यानी कि जो पर्सन की, व्यक्ति की क्या इनकम है वो सबसे अधिक है। यानी कि वो राज्य आपसे पूछा गया है जिस राज्य की जो एक व्यक्ति है उसकी भी आय क्या है? सबसे अधिक है। तो वो राज्य कौन सा है जिसकी पर व्यक्ति जो इनकम है वो भी अधिक है, वो भी ज़्यादा है? तो ऑप्शन है आपका गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो वो राज्य कौन सा है जिसकी प्रति व्यक्ति जो आय है, जो इनकम है वो भी क्या है? सबसे अधिक है। तो वो राज्य आपका कौन सा है? तो वो राज्य आपका गोवा है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है गोवा जो है, गोवा में जो व्यक्ति की आय है वो क्या है? सबसे अधिक है। जो राज्य के प्रति यानी कि पर पर्सन जो आय है, जो इनकम है वो भी क्या है? सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है गोवा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट कि पर व्यक्ति जो आय है वो सबसे अधिक कहाँ पर है, किस राज्य की है? तो वो गोवा राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, अभी आपसे अधिक जो पर व्यक्ति जो अधिक आय थी वो कौन से राज्य की थी? गोवा की थी। अब आपसे पूछा गया है अधिक आय कहाँ पर थी? गोवा में जो इनकम थी वो पर व्यक्ति, पर पर्सन क्या थी आपकी? क्वेश्चन सेकंड जो था आपका, इसमें तो न्यूनतम आय पूछी गई है। और इससे पहले का जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें प्रति व्यक्ति आय जो थी सबसे अधिक। और इसमें जो पूछे गए आपसे न्यूनतम आय वाला राज्य पूछा गया जिसकी जो आय है वो कम है, न्यूनतम है, वो राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो न्यूनतम आय वाला राज्य है वो कौन सा है? वो राज्य आपका गोवा है। गोवा क्या है?
गोवा आपका अधिक आय वाला राज्य है और न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा होगा आपका बिहार। तो बिहार जो राज्य है वो क्या है आपका न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है बिहार जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार जो राज्य है वो न्यूनतम आय वाला राज्य है जिसमें जो आय है वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है। तो बिहार वो राज्य है और गोवा प्रति व्यक्ति की जो आय है वो अधिक है। तो गोवा में व्यक्ति की जो आय है वो क्या है अधिक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड का आपका ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया 1867 से कब तक 67 से लेकर 68 में, यानी 1867 से 1868 में भारत में जो प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी थी 20 रुपये थी। एक व्यक्ति की आय क्या थी 20 रुपये थी। जो यह सर्वप्रथम जो था वो अभिनिश्चित किसने किया, तो इसको सर्वप्रथम बताने वाले या निश्चित करने वाले कौन थे, जो कि 1867-68 में जो व्यक्ति की इनकम थी वो कितनी थी 20 रुपये थी। ये किसने निश्चित किया था, किसने बताया था। ऑप्शन ए आपका M.G. रानडे ने, ऑप्शन बी सर W. हंटर ने, ऑप्शन सी R.C. दत्त ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो सर्वप्रथम ये निश्चित किसने किया था कि 1867 से 1868 में जो व्यक्ति की आय थी वो कितनी थी 20 रुपये थी। तो ये बताने वाले निश्चित करने वाले कौन थे, तो निश्चित करने वाले कौन थे दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने यह भी निश्चित किया था कि जो व्यक्ति की इनकम है 1867-68 में वो कितनी थी 20 रुपये थी। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका है ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइए। जो ड्रेन का सिद्धांत है, क्वेश्चन 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ड्रेन का सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइए ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी गोविंद रानडे। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारा ड्रेन का जो सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ ड्रेन था, जो किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने ही 20 रुपये जो इनकम थी कब 1867 से 1868 में जो इनकम थी व्यक्ति की वो कितनी थी, प्रति व्यक्ति जो इनकम थी, जो आय थी वो कितनी थी 20 रुपये थी। तो ये भी किसने निश्चित किया था, ये भी दादा भाई नौरोजी ने निश्चित किया था। और अब जो ड्रेन का सिद्धांत था जो प्रतिपादित किया था वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5वां है आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है जो भारत है उसमें राष्ट्रीय आय की जो गणना थी, राष्ट्रीय आय की जो गणना थी वो किस विधि का प्रयोग किया जाता था, तो बताइए। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की जो गणना थी उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था, तो गणना करने के लिए आय की जो गणना थी उसकी गणना करने के लिए जो विधि थी उस विधि का आपको बताना है, जिस विधि का प्रयोग किसमें किया जाता था, इनकम की गणना करने में किया जाता था। ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो नेशनल इनकम की गणना की जाती थी भारत में वो किस विधि का प्रयोग किया जाता था। तो बताइए इनकम की गणना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था, कहाँ पर, इंडिया में। तो क्वेश्चन 5 का आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों की दोनों क्या है आपकी, दोनों की दोनों का जो यूज़ किया जाता था वो किस में किया जाता था, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का जो इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना में किया जाता था। राष्ट्रीय आय की गणना में जो विधि थी वे दोनों कौन सी थी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग करके आय की गणना की जाती थी। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। जो हिंदू वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है, कौन सी वृद्धि दर, हिंदू जो वृद्धि दर है वो पूछा गया है। जो हिंदू की वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी साक्षरता से, ऑप्शन डी जनसंख्या से। तो जो हिंदू की वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से जो है वो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। क्वेश्चन 6 आपका इम्पोर्टेंट है। जो हिंदू वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किस किस से की जाती थी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों से। जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस किस विधि से यानी कौन सी विधि का प्रयोग करके की जाती है, तो वो विधि कौन सी थी आपकी, उत्पत्ति आय विधि, उत्पत्ति आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि। उत्पत्ति क्या थी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी। और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती थी वो कौन सी प्रयोग विधि यूज की जाती थी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि का दोनों का उपयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं। जो राष्ट्रीय आय समिति थी उसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे। जो आय थी या जो समिति यानी जो कमेटी थी कब गठित की गई थी, जो कमेटी का जो गठन हुआ था वो 1949 में किया गया था। कौन सी कमेटी थी, राष्ट्रीय आय समिति। उस समिति के आपसे अध्यक्ष पूछे गए तो अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए DR गाडगिल, ऑप्शन बी PC महाल नोबिस, ऑप्शन सी PKR राव, ऑप्शन डी बी नटराजन। तो बताइए उसके जो राष्ट्रीय आय समिति थी जो कि 1949 में गठित हुई थी उसके चेयरमैन या फिर अध्यक्ष कौन थे। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उसके अध्यक्ष थे आपके PC महालनोबिस। PC महालनोबिस जो थे वो किसके अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय आय समिति थी जो कि कब गठित हुई थी 1949 में, जिसका गठन हुआ था राष्ट्रीय आय जो समिति थी नेशनल इनकम कमेटी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, PC महालनोबिस उसके अध्यक्ष थे। नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन जो थे वो PC महालनोबिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। स्वतंत्रता
पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो बताइए, जो स्वतंत्रता पूर्व जो भारत था उसके जो राष्ट्रीय आय के जो संबंध थे वो किसने अनुमान लगाए थे? किसने उसका अनुमान लगाया था? कब? जो स्वतंत्रता पूर्व का जो भारत था, जो उसकी राष्ट्रीय आय थी यानी नेशनल इनकम थी, उसके संबंध में अनुमान किसने लगाया था या किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ने, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ऑप्शन सी नौरोजी व शिवराज ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो किसने अनुमान लगाया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत की जो राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो जो अनुमान लगाने वाले थे वो कौन थे? नौरोजी व शिवराज ने। नौरोजी व शिवराज ने अनुमान लगाया था। नौरोजी व शिवराज ने क्या अनुमान लगाया था? तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जिसने अनुमान लगाया था वो कौन थे? नौरोजी व शिवराज थे। चलिए, राष्ट्रीय आय आपकी किससे? उत्पत्ति गणना विधि। उत्पत्ति गणना विधि प्रयोग किस किस का विधि का किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। और आय का आय विधि यानी कि दोनों का क्या प्रयोग किया जाता है, तब क्या होती है? नेशनल इनकम का की गणना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया गया अब हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो बताइए, जब स्वतंत्रता के जो पश्चात जो देश की राष्ट्रीय आय थी उसका जो अनुमान था वो लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की जो नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना कब की थी? तो स्थापना पूछी गई है कब? देश तो स्वतंत्रता के बाद की बात की गई है। स्वतंत्रता के बाद की गई है आफ्टर, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब देश की जो राष्ट्रीय आय थी उसका जो अनुमान लगाने के लिए जो भारत ने नेशनल इनकम कमेटी की जो स्थापना की थी वो कब की थी? ऑप्शन ए आपका 4 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1956, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1961, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966। तो जो स्थापना की थी वो कब की थी? स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 में। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है 4 अगस्त 1949 को भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन 9 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 क्या है आपका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में आपका जो 4 अगस्त 1949 को भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन 9 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो बताइए कौन सी श्रृंखला थी जिसके अंतर्गत रखा गया था? वो श्रृंखला आपसे पूछी गई जिसके अंतर्गत क्या रखा था? समय जो राष्ट्रीय आय अनुमानों को रखा गया था। तो राष्ट्रीय आय अनुमानों को कौन सी श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन ए आपका है परंपरागत श्रृंखला, ऑप्शन बी पुनरीक्षित श्रृंखला, ऑप्शन सी नवीन श्रृंखला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या आपका? इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा आपका, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो इसमें
जो परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत भी रखा गया, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, तीनों की तीनों श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। तो तीनों के तीनों जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत रखा गया था क्या, जो राष्ट्रीय आय अनुमान थी उन्हें तीनों की तीनों को अंतर्गत रखा गया है। तो ये स्वतंत्रता के यानी स्वतंत्रता यानी जो स्वतंत्रता थी उसके बाद की क्या है, समय अवधि के लिए बताया गया है। तो राष्ट्रीय आय जो अनुमान थे वो तीनों की तीनों जो श्रृंखला थी, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, तीनों के अंतर्गत रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो बताइए, जो भारत है उसमें जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की जो गणना थी वो किस आधार पर की जाती है? आधार पूछा गया है और जो इसका जो विधि थी वो कौन सी थी, उत्पत्ति विधि और कौन सी आय विधि, दोनों का प्रयोग किया जाता है किस पर, जब राष्ट्रीय गणना होती है, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, दोनों विधि को अपनाकर जो गणना की जाती है किसकी, नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है वो दोनों विधि को मिलाकर की जाती है, दोनों विधि से की जाती है। तो अब क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वो आधार कौन सा है जिस पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आधार यानी कि बेस क्या है, बेसिस क्या है, किस आधार पर गणना की जाती है? ऑप्शन है आपका चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या आपका, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी क्या, उपयुक्त दोनों के आधार पर, दोनों के आधार पर क्या की जाती है, गणना की जाती है, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर दोनों को मिलाकर क्या गणना की जाती है। तो ये आधार है किसका, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों के आधार पर गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आपका 12वां क्वेश्चन है। अब वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की जो गणना है वो किस आधार पर की जा रही है? तो वो आधार पूछा गया है जिस पर क्या वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है वो समंकों की गणना, जो समंक है वो की जो गणना है वो किस आधार यानी कि कौन सी वर्ष को आधार मानकर की जा रही है, कौन सी वर्ष या कौन सी ईयर है जिसे आधार मानकर राष्ट्रीय आय जो समंक है उसकी जो गणना की जा रही है। ऑप्शन है आपका 1970 से 1971, ऑप्शन बी 1980 81, ऑप्शन बी 1993 94, ऑप्शन डी 2004-5। तो बताइए कौन सी वर्ष को आधार मानकर गणना की जा रही है? जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो नेशनल इनकम समंकों की जो गणना है वो कौन सी ईयर को आधार मानकर की जा रही है? तो कौन सी ईयर को आधार मानकर की जा रही है? 2004 से 5 यानी कि 2004-5 को आधार मानकर क्या की जा रही है? समंकों की गणना की जा रही है। वर्तमान समय में या वर्तमान टाइम में जो गणना है वो 2004-5 को आधार मानकर गणना की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 12 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 में दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो आने वाली एक कठिनाई पूछा गया है, तो बताइए आने वाली वो कठिनाई कौन सी है। तो जो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी सही संगणना में आने वाली कठिनाई है। तो जो ईयर है, कौन सी ईयर को आधार मानकर किया जा रहा है, 2004 से 5 जो ईयर है इसे आधार मानकर संगणना यानी कि समगणनों की जो रचना समगणनों की गणना की जा रही है। किसमें, राष्ट्रीय आय के। तो कौन सी ईयर है वो, 2004-5 वो ईयर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो जो कठिनाई आती है वो कौन सी कठिनाई आती है। ऑप्शन ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ऑप्शन बी, बचत की निम्न दरें। ऑप्शन सी, अर्ध बेरोजगारी। ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। तो कौन सी जो कठिनाई आती है, तो कठिनाई आती है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया आपका। क्वेश्चन 14 में है, भारत में, क्वेश्चन 14 में पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती। जो कठिनाई आती थी वो कौन सी कठिनाई आती थी, अमौद्रिक क्षेत्र की। तो इसमें क्वेश्चन 14 में पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती। तो समस्या जो सामने नहीं आती तो वो समस्या कौन सी होगी। ऑप्शन ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ऑप्शन बी, जन सहयोग की प्रचुरता। ऑप्शन सी, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता। ऑप्शन डी, निर्यात उत्पादन में कमी, निर्यात जो उत्पादन है उसमें कमी। तो जो क्या है, जो कठिनाई या जो आय की संगणना में जो समस्या है वो सामने नहीं आती। तो कौन सी समस्या सामने नहीं आती, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अब हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। तो जो राष्ट्रीय यानी कि सर्वप्रथम पूछा गया जो नेशनल इनकम का जो आकलन था, आकलन करने वाले कौन थे जिसने सर्वप्रथम नेशनल इनकम का आकलन किया था, कहाँ पर, इंडिया में, इन इंडिया। तो बताइए कौन थे वे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले जो नेशनल आय का जो आकलन था वो किसने किया था। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी, R.C. वी राव। ऑप्शन सी, V.K.R. वी राव ने। ऑप्शन डी, D.R. गाडगिल ने। तो जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने आकलन किया था किसका, दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था किसका, सर्वप्रथम जो नेशनल इनकम का जो आकलन करने वाले थे भारत में वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन 15 में जो भारत में जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और जो 1867-68 में 1867-68 में जो 20 रुपये जो प्रति व्यक्ति की क्या होती थी, प्रति व्यक्ति आय होती थी, वो भी व्यक्ति की जो आय थी वो कितने रुपए थी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति की आय थी। कब, 1867-68 में। ये भी जो अभी ये इसका भी जो अनुमान या इसका भी जो निश्चित किया, ये किसने किया था, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। और जो क्या था हमारा ड्रोन का जो सिद्धांत था, द थ्योरी ऑफ ड्रोन, यानी कि ड्रोन का जो सिद्धांत था वो भी किसने दिया था, ड्रोन का सिद्धांत देने वाले कौन थे, ड्रोन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले भी दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, ड्रोन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले भी दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या बताया, 1867-68 में उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय अभिनिश्चित की थी। और ड्रोन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें जो भारत में जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाले थे वो भी किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। एक साथ आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, दादा भाई नौरोजी से 3 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने जो अपना जो धन था उसका जो पलायन था उस सिद्धांत का किस पुस्तक में जिक्र या उल्लेख या फिर वर्णन किया है। ऑप्शन ए, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन सी है आपका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन डी, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो बताइए जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने अपने धन का पलायन जो सिद्धांत का जो जिक्र था वो कौन सी पुस्तक में किया था। तो कौन सी पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया था, तो जिक्र जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, जिसमें वो पुस्तक कौन सी थी जिसमें उन्होंने अपने धन का पलायन सिद्धांत का जिक्र किया था। तो वो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए ये क्वेश्चन, ये बुक जो है आपकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या आपका इम्पोर्टेंट है, ये दादा भाई नौरोजी वाला। तो क्वेश्चन 16 का बी ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो सर्वाधिक जो योगदान होता है वो किसका है। नेशनल इनकम में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है। तो बताइए नेशनल इनकम में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है। तो योगदान जो है ऑप्शन है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी का बराबर। तो सभी का जो बराबर है वो तो होता ही नहीं होगा, तृतीयक। तो बताइए क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो वो तृतीयक जो क्षेत्र है उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है किसमें, नेशनल इनकम में। नेशनल जो इनकम होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा ये योगदान होता है वो किसका होता है, तृतीयक जो क्षेत्र है उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारा क्वेश्चन 18 में पूछा गया भारत की राष्ट्रीय आय में किस
क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो अभी आपने क्या देखा, जिसका सबसे जो ज़्यादा योगदान था वो किसका है, सबसे ज़्यादा योगदान आपका कौन से क्षेत्र का बताया गया। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो तृतीयक क्षेत्र का था। तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान बताया किसमें, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो किसका था, योगदान जो है वो किसका था, तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था। अब आपसे पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो सबसे जो कम जो योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान वाला क्षेत्र है वो कौन सा था, तृतीयक क्षेत्र था। किसमें, नेशनल इनकम में, यानी राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान वाला क्षेत्र था वो तृतीयक क्षेत्र था। अब पूछा गया है सबसे कम योगदान वाला क्षेत्र राष्ट्रीय आय में जो सबसे कम योगदान देता है वो कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है क्या है, प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे कम योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा जो योगदान देने वाला क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र है। तो दोनों का आपको पता चल गया, कम योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, और जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो तृतीयक क्षेत्र। तो दोनों जो योगदान देने वाले दोनों क्षेत्र का आपको पता चल गया, कौन ज़्यादा योगदान देता है और कौन कम योगदान देता है किसमें, नेशनल इनकम, भारत की राष्ट्रीय आय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। जो नेशनल इनकम की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है। जो गणना की विधि थी वो कौन कौन सी, उत्पत्ति विधि और आय विधि, यानी कि उत्पत्ति और व्यक्ति की जो आय है उसको मिलाकर गणना की जाती थी, वो विधि थी। अब आपसे पूछा गया है और कौन सी ईयर को, मतलब कौन से वर्ष को आधार मानकर की जाती है, 2004-5 को क्या आधार मानकर गणना की जाती है। और जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन था, राष्ट्रीय जो आकलन करने वाले थे वो कौन थे, नौरोजी भाई थे, दादा नौरोजी भाई, जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, नेशनल इनकम का आकलन किया था। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो गणना की जाती है, गणना पूछी गई है, तो जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गणना की जाती है। किसकी, जो नेशनल इनकम की जो गणना है भारत में वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गणना की जाती है। चलिए क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अब हमारा क्वेश्चन 20 में पूछा गया किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, उपयुक्त माप है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त माप पूछा गया किसकी, तो कोई सा भी वो देश किसी देश की आर्थिक जो वृद्धि होती है वो उसकी जो सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो सर्वाधिक उपयुक्त माप पूछा गया, ऑप्शन है आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद।
तो जो देश है, देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो उपयुक्त माप आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? जो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या? इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी जो है वो देश की आर्थिक वृद्धि की क्या होती है? सर्वाधिक उपयुक्त माप है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ने घटने जीडीपी पर क्या डिपेंड करती है? क्या? आर्थिक वृद्धि, यानी क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है हमारा, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? जो राष्ट्रीय आय का जो परिकलन होता है वो इन चारों में से किसी एक को, यानी कि तीन जो आपके दिए गए हैं, तीन ऑप्शन को तीन ऑप्शन से किया जा सकता है, बस एक को छोड़कर। यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जिससे क्या नहीं की जा सकती? राष्ट्रीय आय का परिकलन नहीं किया जा सकता। बाकी की जो तीन ऑप्शन है आपके, तीनों के तीनों से क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जा सकता है। तो वो ऑप्शन आपको बताना है, वो ऑप्शन क्या आपका आंसर होगा जिससे क्या राष्ट्रीय आय का परिकलन नहीं किया जा सकता। तो वो ऑप्शन आपका कौन सा होगा जिससे परिकलन नहीं की जा सकती? किसकी? राष्ट्रीय आय की। तो ऑप्शन है आपका सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन बी सभी प्रकार के निर्गतों का योग, ऑप्शन सी सभी व्ययों का योग, ऑप्शन डी सभी प्रकार की आय का योग। तो जो क्वेश्चन है आपका 21, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपसे पूछा गया है कि किससे राष्ट्रीय आय का परिकलन नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय आय का जो परिकलन है वो किससे नहीं किया जा सकता? सभी प्रकार की बचत का जो योग है इससे जो आय का परिकलन नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो राष्ट्रीय आय का परिकलन किससे नहीं किया जा सकता? सभी प्रकार की बचत के योग से परिकलन नहीं किया जा सकता। नेशनल इनकम का जो आप बाकी के आपके तीन दी गई है, सभी प्रकार के निर्गतों के योग, सभी व्ययों के योग और सभी प्रकार की आय के योग, तीनों के तीनों से क्या कर सकते हैं हम? राष्ट्रीय आय की परिकलन, राष्ट्रीय आय का परिकलन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का क्या कर सकते हैं? परिकलन किया जा सकता है बाकी के तीन से, और जो आपका पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन है इससे नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता? तो नेशनल इनकम में किसको शामिल नहीं किया जा सकता और किसको शामिल कर सकते हैं? तो आपका जो क्वेश्चन है वो है किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो तीन को इसमें से हम शामिल कर सकते हैं, किस में? नेशनल इनकम में, और एक को क्या, एक जो आपका ऑप्शन है उसे शामिल नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो जिसे क्या जो राष्ट्रीय आय है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है आपका मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन बी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी लॉटरी जीतना, ऑप्शन डी किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो जो क्वेश्चन था हमारा 22, इसमें पूछा गया था किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। तो जो लॉटरी है, लॉटरी जीतने को किस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं किया जा सकता। बाकी आपके जो दो दिए गए, मालिक के कब्जे में
मकानों का आरोपित किराए को भी क्या इन्वॉल्व किया जा सकता है, कहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में। दूसरा आपका नए पुलों के निर्माणों पर किया गया सरकारी व्यय भी किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता है। और तीसरा आपका है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं। पर जो लॉटरी जीतना है इसको किस में शामिल नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है 23, इसमें पूछा गया प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय है उसको भाग दिया जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या भाग दिया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे जो अधिक है वो कहाँ पर है, गोवा में। और जो न्यूनतम है, न्यूनतम कौन से क्षेत्र में है, राज्य में है, तो बिहार में न्यूनतम है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार में क्या है, कम है, और गोवा में क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे जो अधिक पर व्यक्ति जो आय है सबसे अधिक कहाँ पर है, गोवा में। और जो सबसे न्यूनतम जो आय है प्रति व्यक्ति वो कहाँ पर है, बिहार में। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो जो प्रति यानी कि पर व्यक्ति की इनकम निकालने के लिए जो नेशनल इनकम को भाग दिया जाता है वो क्या है, ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी के परिमाप से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाप से। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है देश की कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से क्या डिवाइड किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए यानी एक आदमी की आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो भाग दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। सब देश की कुल जो जनसंख्या उससे भाग देने पर व्यक्ति की इनकम निकल कर आए, पर व्यक्ति की जो इनकम है वो निकल कर आएगी। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है क्या है, देश की कुल जनसंख्या से इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है, सबसे ज़्यादा जो इनकम है पर व्यक्ति की यानी एक व्यक्ति की जो इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गोवा में। और सबसे जो न्यूनतम जो इनकम है, जो आय है वो कहाँ पर है एक व्यक्ति की, वो बिहार में। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में पूछा गया भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो भारत की जो नेशनल इनकम है उसके बारे में जो स्टेटमेंट आपकी राइट है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। एक स्टेटमेंट इसमें सही होगी और बाकी की जो 3 है वो गलत होगी। तो जो स्टेटमेंट इनकम नेशनल इनकम के लिए सही बताई गई है, इन इंडिया नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम इन इंडिया, जो नेशनल इनकम किसकी, राष्ट्रीय आय जो भारत की सही है उसके बारे में जो बात है वो सही है, वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। बाकी के 3 ऑप्शन क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। तो ऑप्शन ए है हमारा सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन बी कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन सी अब हमारा उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन डी संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो क्वेश्चन 24
4 का जो स्टेटमेंट है नेशनल इनकम के लिए वो कौन सी सही है? तो स्टेटमेंट जो कथन है हमारा वो कौन सा सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। बाकी की जो 3 स्टेटमेंट दी गई है वो गलत है। तो कौन कौन सी गलत है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। बी आपको है कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। सी स्टेटमेंट है उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का जो प्रतिशत हिस्सा है वो अधिक है। तो इसका क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिसमें संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का जो प्रतिशत होता है, हिस्सा होता है, वो अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो जो अमीर होते हैं उनकी तुलना में उनके एज यानी अमीर यानी कि रिच पीपल टू कंपैरेटिव क्वेश्चन 25 में पूछा गया जो अमीर की यानी कि अमीर की तुलना में क्या जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं? बचत करते हैं। ऑप्शन है अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की। ऑप्शन बी अपनी आय के बराबर हिस्से की। ऑप्शन सी अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन डी अपनी पूरी आय की। तो जो गरीब होते हैं वो अपने जो छोटा यानी कि जो अपनी आय का क्या जो अपनी आय के अपेक्षाकृत जो छोटा हिस्सा उसकी क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो अमीर जो होते हैं रिच पीपल जो होते हैं उनकी तुलना में उनके कंपैरिजन में जो गरीब होते हैं जो पुअर पीपल होते हैं वो क्या अपनी जो इनकम होती है उसकी जो इनकम में से छोटा जो हिस्सा होता है उसकी क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया। अब हमारा क्वेश्चन 26 में पूछा गया भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? तो सही जो क्रम है उसमें लगाना है हमें क्या जो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? ऑप्शन ए है इसका सेवा उद्योग कृषि। ऑप्शन बी सेवा कृषि उद्योग। ऑप्शन सी उद्योग सेवा कृषि। ऑप्शन डी उद्योग कृषि सेवा। उद्योग कृषि सेवा। तो जो क्वेश्चन है हमारा 26 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सेवा उद्योग कृषि क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है सेवा उद्योग कृषि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है क्वेश्चन 27 क्या हमारा भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो पूछा गया किस में जो भारत में जो स्थिर मूल्यों पर जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में जो आधार जो वर्ष है वो वर्ष पूछी गई है। तो वर्तमान में जो आधार जो जीडीपी के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो वर्ष कौन सी रखी गई है वो वर्ष आपको बतानी है। ऑप्शन ए आपका 1999 2000। ऑप्शन बी 2000 2001। ऑप्शन सी 2002 2003। ऑप्शन सी डी 2006 से 2007।
तो जो क्वेश्चन है 27, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी ईयर आधार रखी गई है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है 1999 से 2000 की जो, यानी 1999 और 2000 की जो ईयर है ये आधार रखी गई है। किसके लिए, जीडीपी के प्राकलन के लिए। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो कौन सी है, 99 और 2000 को आधार माना है। तो क्वेश्चन 27 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जीडीपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट में बताना कि आपकी जो जीडीपी है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म आपने बतानी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन था अब हमारा जो नेशनल इनकम, यानी जो नेशनल इनकम की जो आय, यानी जो नेशनल इनकम है हमारी राष्ट्रीय आय, भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो वर्ष है जिसे आधार माना गया है, तो वो कौन सी ईयर है जिसे आधार मानकर नेशनल इनकम की गणना की जाती है। तो कौन सी ईयर है वो, 2004-5। 2000 कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है 2004-5 वो ईयर है जिसे क्या आधार माना गया। किसके लिए, जो राष्ट्रीय इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो कौन सी ईयर को आधार मानकर की जाती है, 2004-5 को आधार मानकर की जाती है। और जो जीडीपी के लिए जो ईयर, जो वर्ष, जो वर्तमान टाइम में, यानी कि वर्तमान में जो जीडीपी के लिए आधार जो वर्ष है वो कौन सी है, 1999, 2000। तो दोनों की जो डेट है वो दोनों डिफरेंट ईयर है, डिफरेंट क्या आपकी ईयर दी गई है। तो दोनों आपको लर्न होनी चाहिए, दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अब हमारा है। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को क्या सर्वाधिक योगदान देता है। तो जो नेशनल इनकम थी आपकी, जो राष्ट्रीय, भारत में जो राष्ट्रीय आय का योगदान देने वाला जो क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा जो योगदान देता था वो कौन सा था, तृतीयक क्षेत्र जो था वो सबसे ज़्यादा योगदान देता था। जो तृतीयक क्षेत्र था वो क्या था, सबसे ज़्यादा योगदान देता था। और जो प्राथमिक क्षेत्र था आपका वो न्यूनतम, यानी जो सबसे कम योगदान देता था वो कौन सा क्षेत्र था, ये ज़्यादा योगदान देता था और ये कम योगदान देता था। तो तृतीयक जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता था किसे, नेशनल इनकम को। और जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है हमारा वो क्या था, कम योगदान देता है नेशनल, यानी भारत की राष्ट्रीय आय को जो कम योगदान कौन देता है, प्राथमिक क्षेत्र कम योगदान देता है। और ज़्यादा जो योगदान देता है वो कौन देता है, तृतीयक क्षेत्र ज़्यादा योगदान देता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वो क्षेत्र है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी को क्या देता है, सर्वाधिक योगदान देता है। इसमें जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी तीनों बराबर योगदान, सभी तीनों बराबर योगदान। तो सबसे जो ज़्यादा योगदान देता है किसे, जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को जो अधिक योगदान देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या जो योगदान देता है वो कौन सा क्षेत्र है आपका, तृतीयक क्षेत्र है। तो इसका भी क्या है, जो जीडीपी को सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है वो कौन है, कौन सा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र होगा आपका, तृतीयक क्षेत्र। जो राष्ट्रीय आय में भी सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो भी तृतीयक क्षेत्र है। और जो जीडीपी को सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो भी तृतीयक क्षेत्र है। तो दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ, जो तृतीयक क्षेत्र है वो जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों को क्या सबसे ज़्यादा योगदान देता है। क्वेश्चन 28 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर
29 है। क्वेश्चन 29 में पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में जो कथन आपको दिए गए उन्हें विचार करना है। तो पहला कथन है, आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा स्टेटमेंट आपकी, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अनंत वस्तु एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो आपको सही जो स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। तो दोनों कथन आपने देख लिए। तो क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 29 है। अब हमारा क्वेश्चन 29 की जो स्टेटमेंट है वो कौन सी सही होगी हमारी? तो जो स्टेटमेंट केवल ए यानी कि पहली जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या हमारी सही है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो स्टेटमेंट कौन सी थी हमारी? जो पहली स्टेटमेंट दी गई है, एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का जो बाजार मूल्य है। तो एक देश की सीमाओं के जो अंदर यानी जो देश की सीमा के अंदर क्या जो जितनी भी वस्तुएं बनी गई है उनकी जो बाजार का मूल्य है वो क्या है, सेम है, एवं दी गई सेवाओं का जो बाजार मूल्य है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है यानी पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का। क्वेश्चन 30 में पूछा गया मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो बताइए जो मूल्यह्रास होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी निबल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्तिक आय, ऑप्शन डी व्यक्तिक आय व्यक्तिक कर। तो जो मूल्यह्रास है हमारा वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? तो जो मूल्यह्रास है वो किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद के। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद के क्या इक्वल है? तो मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद के इक्वल होता है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल रही है, जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत बच्चों की डिमांड आ रहे थे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।